हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो कल के पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश, चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। आज हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आज का, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और 12th क्लास के एग्जाम में अक्सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आते रहता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश हैं, दोनों एक जैसे हैं, प्लस स्मॉल क्यू और दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल आर। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो शुरुआत कैसे करना है, चित्र बना के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की शुरुआत हमेशा डायग्राम से होनी चाहिए। तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहां दिया हुआ है एक जैसे दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश यहां मान लें प्लस स्मॉल क्यू और यहां से आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है माइनस नहीं प्लस स्मॉल क्यू, दोनों एक जैसे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी आर है, लेकिन कह रहा है कि इन दोनों के जुड़ने वाली जो रेखा है, रेखा के मध्य बिंदु पर ठीक बीच में बताना है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। ये बीच में बिंदु है, तो पूरी दूरी अगर आर है तो इस सेंटर से इधर आधा दूरी हो जाएगी आर अपॉन 2 और यहां भी आधी दूरी होगी आर अपॉन 2। अब ओ बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम लोग? कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या था, किसी भी बिंदु पर एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले सभी बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे सदिश के विधि से, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो यहां देखिए, पहले हम लोग इसके कारण निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र धन आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश से दूर होगी। यहां E1 वेक्टर, ये भी धनावेश है, तो इससे भी किधर होगी, आवेश से दूर। यहां E2 वेक्टर, और अब यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहां देख रहे हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है यहां E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इनकी दिशा जो है कैसी है, विपरीत दिशा है। अब जरा परिमाण की चर्चा करें हम लोग तो देखिए, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जिसकी दूरी है r/2, इधर से भी प्लस क्यू के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जिसकी दूरी है r/2। मतलब दोनों तरफ एक जैसा है, तो दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा मॉड ऑफ E1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ E2 वेक्टर, परिमाण बराबर। अब ये कैसे निकालेंगे यहां, तो ये होगा, यहां से लिखना होगा हम लोग को परिमाण का मान, ये होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तथा यहां क्या है दिया हुआ है, आप चित्र में देखिए, चित्र में है यहां अभी कैलकुलेट किए हम लोग। E1 वेक्टर की दिशा इक्वल टू E2 वेक्टर की दिशा के विपरीत
दिशा के विपरीत। तो अब बताएं आप लोग, सदिश चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो सदिश हो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत तो दोनों का जोगफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे, परिमाण बराबर दिशा विपरीत तो जोगफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को, अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र कितना के बराबर होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू 0। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा 0 के बराबर। ऐसे में इस रिजल्ट को बिल्कुल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और क्या याद रखना है, एक जैसे अगर दो बिंदु आवेश हो, चाहे दोनों धनात्मक आवेशित हो चाहे दोनों ऋणात्मक आवेश हो, एक जैसे दो बिंदु आवेश हो तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। एक और बात ध्यान देना है आप लोगों को, एक जैसे दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जब 0 के बराबर हो गया तो यहां कोई भी आवेश आप रखोगे मध्य बिंदु पर, कहीं से कोई भी आवेश रख दीजिए, धन आवेश ऋण आवेश, तो जब यहां कुल विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत क्षेत्र अगर 0 हुआ तो आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा। मतलब यहां कोई भी आवेश आप रखते हैं तो उस आवेश पर कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं होगा। अभी जो सेकंड न्यूमेरिकल जो दिया गया है उसमें है कि दो बिंदु आवेश यहां दिए गए हैं, एक है -2 माइक्रो कूलम और एक है +8 माइक्रो कूलम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। और अब बताना है कि वह बिंदु कहां होगा जहां पर इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं वो कूलम्ब के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मिलता जुलता होता है। कूलम्ब के नियम में भी इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए आप यहां एक कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, कभी भी आप लोगों को ऐसा न्यूमेरिकल मिले जिसमें दो बिंदु आवेश दिए गए हों और कहा जाए कि वह बिंदु याद करिए जहां पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाए, तो वह बिंदु हमेशा कहां होता है, दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होती है। और वह बिंदु हमेशा जो है दोनों आवेशों में से जिसका परिमाण छोटा रहेगा उसके निकट होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए -2 माइक्रो कूलम +8 माइक्रो कूलम, आवेश का परिमाण किसे कहेंगे, आवेश के चिन्ह को छोड़ दें, जो रह गया वो परिमाण हो गया। तो यहां परिमाण है केवल 2 माइक्रो कूलम और यहां परिमाण है 8 माइक्रो कूलम, छोटा कौन हुआ, 2 माइक्रो कूलम। तो ये जो बिंदु जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो इसी के नजदीक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहां दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये हो जाएगी, दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा। अब यहां ध्यान देना है कि बिंदु जो हम लोग को कैलकुलेट करना है छोटे परिमाण वाले आवेश के निकट, तो इसके निकट या तो इस तरफ नहीं तो इस तरफ। अब हम कैसे जानेंगे कि वह बिंदु इसके निकट तो है लेकिन इधर या इधर, तो आप जानते हैं कि कहीं भी बिंदु आप इधर लेते हैं अगर, या आप इधर लेते हो तो यहां कुल विद्युत क्षेत्र 0 करना है और वो किसके कारण होगा, एक इसके कारण और एक इसके कारण। तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र, दोनों का जोगफल क्या करना है, 0 के बराबर करना है। और दो विद्युत क्षेत्र या दो सदिशों का जोगफल 0 कब होगा, जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो और परिमाण दोनों का आपस में बराबर हो। तो यहां देखिए जहां पर
दोनों बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां निकालेंगे अगर तो माइनस आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर होगी और ये होगी E1 वेक्टर, और ये धनात्मक आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश से दूर होगी और ये होगी E2 वेक्टर। ये बिंदु मान लेते हैं O, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। और अब कहेंगे हम बिंदु यहां क्यों, यहां भी तो ले सकते थे, जरा देखें यहां क्या हो रहा है। तो माइनस के कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगी और प्लस के कारण निकालेंगे तो इससे क्या होगी, दूर होगी। तो इसके कारण और इसके कारण दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं क्या हो रही हैं, इक्वल हो जा रही हैं। और समान दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र हो तो उनका जोड़फल कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वह बिंदु नहीं होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। और ये छोटे वाले बिंदु आवेश से इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं x, यही x हम लोगों को कैलकुलेट करना है, x का मान हम लोगों को फाइंड करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, कुल विद्युत क्षेत्र O पर 0 है, O पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, कुल 0 है तो दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत, दिशा तो विपरीत है। अब यहां टोटल विद्युत क्षेत्र बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, E1 वेक्टर का मॉड बराबर E2 वेक्टर का मॉड। और ये कैसे होगा, यहां देखिए E1 वेक्टर इसके कारण है, Q1 बिंदु आवेश के कारण E1 वेक्टर है। तो जब आप निकालोगे इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, कल पढ़े हैं अभी हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस x लिया गया x स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा यहां। इसके कारण निकालेंगे O पॉइंट पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से O बिंदु की दूरी है 2 प्लस x। अब कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। एक जरूरी बात याद रखना है, कूलॉम के नियम से जब हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण निकालेंगे तो फॉर्मूला में आवेशों के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आवेशों के परिमाण का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से कोई भी बिंदु आवेश हो, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उसके कारण किसी भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे तो फॉर्मूला में आवेशों के चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, केवल आवेशों के परिमाण का प्रयोग करना है। तो यहां पर Q1 और Q2 का परिमाण लिखेंगे, केवल चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए आप Q1 का मान यहां लिखेंगे 2। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कूलॉम है तो माइक्रो को पहले माइक्रो के बदले में यहां लिखना होगा 10⁻⁻⁶ यहां कूलॉम, और ये 8 माइक्रो कूलॉम है तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलॉम, तो यहां 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू यहां 8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहां 2 से 4 टाइम्स में ये और ये कैंसिल होगा, और फिर यहां 2 प्लस x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहां होगा 2 प्लस x अपॉन x इक्वल टू स्क्वायर 4, और फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग तो हो जाएगा यहां 2 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू 2 प्लस x, 2x माइनस x इक्वल टू 2
x इक्वल टू 2 मीटर। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, बिंदु आवेश है, उससे 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऐसी बिंदु हम लोगों को प्राप्त होगी जहां पर दिए गए दोनों बिंदु आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए चित्र में, चित्र क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस चित्र में बताना है कि वर्ग के केंद्र O पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा और बहुत जल्दी बनेगा। आप सोच के भी आंसर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। देखिए हम लोग कैलकुलेशन करें इसका। तो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर आप देख रहे हैं आप लोग कि यहां पर बिंदु आवेश का मान बराबर है +2 माइक्रो कूलम, मतलब +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर प्रत्येक हो गया। और यहां देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग के दोनों विकर्ण लंबाई में समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। AO इक्वल टू CO इक्वल टू BO इक्वल टू DO। यहां शीर्ष से वर्ग के केंद्र की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO। अब देखिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चार बिंदु आवेश, चारों के कारण अलग अलग O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे। कैसे? इसके कारण जब यहां निकालिएगा प्लस के कारण, तो क्या होगा, यहां ए वेक्टर, और जब यहां निकालेंगे प्लस के कारण इधर की तरफ होगा धनात्मक बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से क्या होगी, दूर होगी। तो ये होगा ए बी वेक्टर, और इसके कारण भी यहां बी नहीं, ये सी बिंदु है ना, तो यहां कर देंगे ए सी वेक्टर, और ये डी बिंदु वाले आवेश के कारण है ए डी वेक्टर, और बी बिंदु वाला जो बिंदु आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है इससे दूर होगी, और ये ए बी वेक्टर। यहां एक बात ध्यान देना हम लोगों को, ए वेक्टर की दिशा और ई सी वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर ई डी वेक्टर की दिशा और ई बी वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब इनका परिमाण देखेंगे, आपस में बराबर होगा। कैसे? +2 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहां भी उसी तरह से है, यहां भी उसी तरह से, और यहां भी उसी तरह से। तो आवेश समान, दूरी समान, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो देखिए आप लोग यहां ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू ई बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ई सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ई डी वेक्टर का मॉड बराबर है, तथा ई ए वेक्टर की दिशा बराबर ई सी वेक्टर की
दिशा के विपरीत हो गया। और उसी तरह से ई बी वेक्टर की दिशा इक्वल टू ई डी वेक्टर की दिशा के विपरीत। तो बताइए आप लोग, ई ए वेक्टर और ई सी वेक्टर का परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत, और जब दो सदिशों का परिमाण बराबर हो दिशा विपरीत हो तो जोगफल क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखना होगा अतः ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर इक्वल टू 0 तथा ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। और तब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देंगे। हमें क्या निकालना है, ओ बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ दीजिए, कुल निकल जाएगा। अब यहां वर्ग के केंद्र ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा ए वेक्टर इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। अब देखेंगे यहां ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर यहां निकला है 0 के बराबर, फिर ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर बराबर 0, तो हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर 0। तो याद रहे, कोई भी वर्ग अगर आपको दिया जाए और वर्ग के चारों शीर्षों पर बराबर बराबर माने एक जैसे बिंदु आवेश हो तो उस वर्ग के केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो जाएगा। आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है कितना 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना हुआ 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस 10 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश स्थित है। और समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर बताना है, केंद्र ओ है यहाँ, कि कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। यहाँ टोटल का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर 3 बिंदु आवेश हैं, इनके कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल के और सभी को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले समझा दें त्रिभुज का केंद्र किसे कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे से मिल जाएं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को तो 2 बराबर भागों में बांटेगी ही, साथ ही साथ भुजा पर लंब भी होगी और प्रत्येक शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये जो है देखिए यहां पर 90 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये त्रिभुज का प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कोण कितना के बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। और 60 डिग्री में इधर 30 डिग्री और इधर भी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। मतलब यहां जो है ये 30 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, और यहां छोटा जो त्रिभुज बन रहा है देखेंगे यहां त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में 30 और 90 120 कितना रह गया 60, इधर हो गया
उसी तरह से 60 इधर भी हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहां तीनों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यहां माइक्रोकुलम में है, प्लस 10 माइक्रोकुलम यहां भी, प्लस 10 माइक्रोकुलम यहां भी, और प्लस 10 माइक्रोकुलम यहां भी। समबाहु त्रिभुज का केंद्र और प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये और उतनी ही ये। मतलब यहां AO बराबर BO बराबर CO। यहां जो है AO बराबर BO बराबर CO, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, धनात्मक बिंदु आवेश है विद्युत क्षेत्र, यहां से EA वेक्टर और यहां पर भी धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र EB वेक्टर, और यहां भी धनात्मक बिंदु आवेश है तो इससे दूर होगी यहां EC वेक्टर। अब देखिए यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस 10 माइक्रोकुलम बिंदु आवेश के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र, प्लस 10 माइक्रोकुलम के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र, और प्लस 10 माइक्रोकुलम के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा है। तो तीनों विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब यहां होगा मॉड ऑफ EA वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ EB वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ EC वेक्टर, परिमाण बराबर। और ध्यान दीजिएगा यहां पर तीनों विद्युत क्षेत्र समान तल में है। यहां जो है तीनों विद्युत क्षेत्र EA वेक्टर, EB वेक्टर एवं EC वेक्टर समान तल में स्थित है। समान तल में स्थित है, परिमाण समान एक ही तल में है। और देखिए क्या है, अब हम चाहते हैं कि यहां पर दो क्रमिक विद्युत क्षेत्रों के बीच का कोण निकालना। यहां देखिए EB वेक्टर ध्यान से देखेंगे और EC वेक्टर दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये 120 डिग्री के बराबर। 60 और 60 कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहां EC वेक्टर और EA वेक्टर के बीच का कोण निकालेंगे आप, ये तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। और उसी तरह से आप निकालेंगे EB वेक्टर और EA वेक्टर के बीच का कोण, तो ये भी हो जाएगा कितना, 120 डिग्री के। मतलब यहां क्या है, दो क्रमिक विद्युत क्षेत्रों के बीच का कोण कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर। और अगर आप तीनों कोणों को जोड़ेंगे 120, 120 और 120 तो कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, सभी कोणों का योगफल बताएंगे कितना होगा, 360 डिग्री
तो अब यहां देखिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो सीखना है। वेक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, सदिश चैप्टर में, और क्या पढ़े हैं? अगर सदिशों की संख्या 2 से अधिक हो, याद कर लीजिएगा आप लोग, यदि सदिशों की संख्या 2 से अधिक हो और सभी सदिशों का परिमाण बराबर हो, एक नंबर बात। दूसरा नंबर, सब एक ही तल में हो, समान तल में। और तीसरा नंबर, दो क्रमिक सदिशों के बीच की का कोण कितना हो? बराबर हो। यहां 120 डिग्री है, कुछ भी हो लेकिन क्या होना चाहिए? समान कोण होना चाहिए। अगर 120 है तो 120 120 120, अगर कोई और हो तो सब बराबर होना चाहिए। और फिर लास्ट में सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर ये चार बातें कहीं भी हो तो सभी सदिशों का योगफल 0 के बराबर होता है। तो यहां पर चारों बातें हो रही हैं। तीनों विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर, तीनों विद्युत क्षेत्र एक ही तल में, दो क्रमिक विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण बराबर और 120 डिग्री के बराबर, और सभी कोणों का योग 360 डिग्री। अतः समबाहु त्रिभुज के केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा E वेक्टर इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर इक्वल टू 0, और परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान भी यहां 0 होगा। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए कि अगर समबाहु त्रिभुज मिले, दूसरा कोई नहीं, समबाहु त्रिभुज मिले और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक ही जैसे बिंदु आवेश हो, चाहे वो धन आवेश चाहे ऋण आवेश हो, एक जैसे होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर इन तीनों बिंदु आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें। आप लोग ये आज जितने भी प्रॉब्लम बनाए हैं, इससे आप लोगों को क्या करना है? खुद से अपने कॉपी पे लिखकर फिर से प्रैक्टिस करना है और सीखना है।